सिप्रस से जो गाज़ा के लिए मैरीटाइम कॉरिडोर निकाला गया था, जिसको एक हफ्ते पहले बंद कर दिया गया था। ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसके रास्ते से फिर से जो सप्लाई है उसको बहाल करने की घोषणा हो गई है। और ये घोषणा यूएस की तरफ से हुई है। यूएस ने कहा है कि वो 1 मई तक वो गाज़ा में डॉक फैसिलिटी का प्रबंध कर देगा। उसके बाद गाज़ा और सिप्रस का जो मैरीटाइम कॉरिडोर है उसके लिए रास्ता सुरक्षित हो जाएगा। तो अमेरिका ने लगभग 1 महीने पहले उसने घोषणा की थी कि क्योंकि गाज़ा में कोई पोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो अमेरिका ने कहा था कि हम अपने नेवी को भेज रहे हैं और नेवी यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी बनाएगी। अमेरिका ने कहा था 60 दिनों का समय लगेगा इसके लिए, और लगता है कि अमेरिका ने 1 मई का जो तारीख दे रखा है उस दिन को कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो डॉक फैसिलिटीज़ है, इसका ज़रूरत थी गाज़ा में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गाज़ा का जो इलाका है वहाँ पर कोई भी पोर्ट फैसिलिटी नहीं थी अभी तक। तो जो भी शिप गाज़ा के लिए निकलती थी सप्लाई लेके, उनको कई बार उनको डिले होता था सप्लाई पहुंचाने में। कई बार सप्लाई को वापस सिप्रस लाना पड़ता था, क्योंकि वेदर ख़राब हो जाने के कारण पोर्ट के सामने जो समुद्र के सामने जो पानी है उसमें क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी पोर्ट तक पहुंचने की, तो उसको फिर मुश्किल होता था वहाँ पर सप्लाई पहुंचाना। यहाँ पर ये अभी क्लियर नहीं है कि जो मैरीटाइम कॉरिडोर जब शुरू हो जाएगा तो इसको कौन यहाँ पर शिप भेजेगा। अभी तक जो मैरीटाइम कॉरिडोर था उसमें वर्ल्ड सेंटर किचन WCK, जो कि एक फूड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जोसे एंड्रेस इसके फाउंडर है, वो अभी तक उन्होंने 2 शिप भेज दी थी सिप्रस से गाज़ा के लिए। एक शिप तो पहुंच गई थी गाज़ा तक, दूसरी शिप पहुंचने वाली थी। तब उससे पहले गाज़ा में WCK के स्टाफ के ऊपर हमला हो गया था। उसके बाद ये जो शिप है, दूसरी शिप, उसको वापस सिप्रस भेज दिया गया था। और WCK ने कहा था कि अब हम अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है उसके ऊपर हमला हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी, उन्होंने वेडनेसडे के दिन कहा है कि वो इसराइल को रेटिडेट करेंगे इसराइल के ऊपर। और ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिन पहले 1 अप्रैल के दिन इसराइल ने स्ट्राइक किया था सीरिया के दमिश्कस में, जहाँ पर ईरान की कॉन्सुलेट को निशाना बनाया था। उसमें 13 लोग मारे गए थे, जिसमें से ईरान के ब्रिगेडियर जनरल रैंक के भी एक ऑफिसर थे। ये जो हमला है ये खमेनी के हिसाब से ये क्योंकि कॉन्सुलेट में हुआ है, जो कि ईरान का सोवर्जिनिटी के अंदर आता हो, तो इनका कहना ये है कि ये जो अटैक है ईरान की सॉयल में हुआ है, तो ये इसका जवाब देना ज़रूरी है। ये उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस प्रकार से ईरान जवाब देगा। क्या वो इसराइल की जो एम्बेसी है पड़ोसी देशों में उसको निशाना बनाएगा, या फिर वो इसराइल के डायरेक्ट अंदर अटैक करेगा। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने धमकी दी है कि अगर ईरान उनके देश में अटैक करता है तो इसराइल भी रेटिरेट करेगा और वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। अभी तक ये दोनों देश जो कि एक दूसरे के दुश्मन देश हैं, इन्होंने डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर हमला अभी तक नहीं किया। ये शैडो वार लड़ते आ रहे हैं। शैडो वार का कहने का मतलब ये कि ये थर्ड कंट्रीज़ में लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कि जो ईरान है उसने अपने जो उसका इन्फ्लुएंस है वो पड़ोसी देशों में, खासतौर में लेबनान, सीरिया, यमन, इन देशों में उसने अपने इन्फ्लुएंस यहाँ पर बना रखा है। और यहाँ पर उसने पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, जो कि ईरान अलाइन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वो ईरान के कहने में वो हमला करती है इसराइल के ऊपर। जैसे लेबनान का हिजबुल्ला ग्रुप हो गया, यमन का हौती ग्रुप हो गया, ये कुछ ग्रुप है जो कि ईरान अलाइन ग्रुप है ये, और ईरान के कहने पर ही ये कार्रवाई करते हैं। तो ये दोनों देश इसराइल और ईरान ये इस तरह से प्रॉक्सी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कभी भी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया है। तो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि अगर ईरान ये परंपरा को तोड़ता है और वो इसराइल के ऊपर अटैक करता है तो इसराइल भी फिर ईरान के ऊपर अटैक करेगा। इसराइल ने कहा है कि वो गाज़ा में सप्लाईज को तेज़ी से बढ़ा रहा है। ये उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा था कुछ दिन पहले, जब WCK के स्टाफ मेंबर मारे गए थे। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल के ऊपर काफ़ी बढ़ गया था। तो इसराइल ने कहा था कि वो सप्लाईज बढ़ाएगा, और वो कुछ पोर्ट है जो नॉर्थ गाज़ा के लिए इसराइल से कनेक्टेड है, जैसे अस्तोत पोर्ट। वो पोर्ट ये जो कॉरिडोर है अस्तोत और दूसरे क्रॉसिंग, एरेज क्रॉसिंग, उनको खोलने का भी वादा इसराइल ने किया था। तो ये क्रॉसिंग खुलने के बाद जो सप्लाईज है वो उनके लिए दूसरा रास्ता भी खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक जो ज़्यादातर सप्लाई जा रही है वो एक रफ़ा के रास्ते जा रही है और दूसरा वो खरेम सरोम के रास्ते जा रही है। तो अगर 2 और रास्ता खुल जाएंगे, क्रॉसिंग खुल जाएंगे, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सप्लाई गाज़ा तक पहुंच सकती है। लेकिन इसराइल ने ये जो घोषणा की थी कि वो क्रॉसिंग खोल रहा है, अभी तक 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उसने जो बात की है उसमें अमल नहीं कर रहा हो। अभी तक क्रॉसिंग 2 क्रॉसिंग जिसकी बात कर रहा है वो नहीं खुल पाई है।
इसराइल ने कहा था कि वो लगभग एक दिन में 500 ट्रक भेजेगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एक दिन में 200 से लेकर 250 ट्रक ही निकल पा रहे केवल मात्र। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की जो अप्रोच है गाज़ा को लेकर वो एक मिस्टेक है, उसमें क्यों वो गलती कर रहे हो गाज़ा में वो। और उन्होंने कहा है कि इसराइल को कि आपको सीज़ फायर निगोसिएशन करनी चाहिए और यहाँ पर सीज़ फायर करनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो इसराइल है उसको जो यहाँ पर सप्लाईज है उसको बढ़ाना चाहिए। ये डायरेक्ट उन्होंने पहली बार हो रहा है जब बाइडन इस प्रकार से खुलेआम वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि उनकी जो अप्रोच है वो सही नहीं है। इससे पहले वो इनडायरेक्टली वो इसराइल की आलोचना करते रहे थे। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज ने वार्निंग दी है वेडनेसडे के दिन। उन्होंने कहा कि इसराइल का जो डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स है गाजा वार में, उससे ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है वो इसके घेरे में आ सकता है और साथ में पूरी दुनिया को भी कंसिक्वेंसेस के भुगतने पड़ सकते हैं। इनका कहना ये है कि तुरंत यहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए गाजा में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा जो इसका मूल समस्या है गाजा में वो ये है कि जो फ़िलिस्तीन स्टेट है उसको अभी तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है, तो फ़िलिस्तीन देश को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, तभी जाके ये जो इसराइल और फ़िलिस्तीन की समस्या उसका उन्मूलन हो सकता है, उसका खात्मा हो सकता है। यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन ने कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट आर्म्स एक्सपोर्ट को सस्पेंड नहीं करेगी। जो WC के कन्वाई के ऊपर जो स्ट्राइक होता है इसराइल का, उसमें 7 स्टाफ के लोग मारे गए थे। यूके के ऊपर बड़ा प्रेशर है और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन उन्होंने आज के दिन कहा है कि हम इसराइल को आर्म सेल सस्पेंड नहीं करेंगे, हम जो आर्म सेल भेज रहे हैं वो भेजते रहेंगे, क्योंकि जो यूके का पार्टनर है अमेरिका वो भी इसराइल को आर्म सेल भेज रहा है। तो यूके नहीं चाहता कि अमेरिका की वो नज़रअंदाजी करते हुए खुद ये फैसला ले रहे। अगर अमेरिका भी तैयार हो जाता है आर्म सेल को एक्सपोर्ट को बैन लगाने के लिए तो वो यूके भी हो जाएगा तैयार, लेकिन जब अमेरिका नहीं होगा तैयार तो यूके भी नहीं होगा। तो ब्रिटेन का कहना ये है कि जो हमारे पार्टनर देश है यूएस वो भी नहीं अभी एक्सपोर्ट सेल को वो बैन नहीं कर रहा है, तो हम भी अभी नहीं करेंगे। इस समय जो सीज़ फायर निगोसिएशन चल रही है कायरो में, उसमें इसराइल ने एग्री कर लिया है कि वो कुछ फ़िलिस्तीनी लोगों को नॉर्थ गाजा में आने की परमिशन देगा। लगभग 1.5 लाख लोगों को उसने परमिशन दे दी है, जो कि अभी रफ़ा में है, ये नॉर्थ के इलाके में जा सकते हैं। लेकिन बदले में इसराइल ने ये कहा है कि हमास हमको हॉस्टेजेस की लिस्ट मुहैया कराएगा। अभी जो सीज़ फायर निगोसिएशन है उसके हिसाब से ये यूएस स्पॉन्सर निगोसिएशन है। इसमें 3 फेज़ की बात की जा रही है। पहले फेज़ में लगभग 40 से 50 हॉस्टेजेस छोड़ेंगे कि हमास अभी तक इससे खुश नहीं है। उसका कहना ये है कि जो फर्स्ट फेज़ के हिसाब से 60 लोग जो छोड़ने हैं उनमें से जो महिलाएं बच्चे वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि लगभग उनकी संख्या कम है। तो इसराइल कह रहा है कि आपको कुछ मेल को भी छोड़ना पड़ेगा जो कि बंधक बनाए गए थे, पुरुष को भी छोड़ना पड़ेगा। हमास ने कहा हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम केवल महिला बच्चों और बूढ़ों को छोड़ सकते हैं। तो इससे भी अभी डील फंसी हुई है, क्या जो हमास है क्या वो पुरुषों को भी छोड़ने के लिए तैयार होगा। दूसरा ये है कि हमास का कहना ये है कि हम सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले इसराइल को परमानेंटली सीज़ फायर करनी पड़ेगी। इसराइल ने कहा है कि हम परमानेंटली सीज़ फायर नहीं कर सकते, हमको 6 हफ्ते तक सीज़ फायर हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद हमने दोबारा से ऑफेंसिव गाजा में शुरू करना है। फिलहाल इसमें अपडेट है और एक डेवलपमेंट है वो ये है कि 1.5 लाख फ़िलिस्तीनी लोगों को इसराइल ने नॉर्थ गाजा में जाने की परमिशन दे दी है।